नमस्कार, मेरा नाम है मोहन अहिरवार और आप देख रहे हैं खबर तमर इंडिया का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन यानी घंटे के बटन को आप जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आने वाले हर वीडियो हमारे आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी है ये दिल्ली से 250 किलोमीटर दूर उत्तराखंड देहरादून की है। ये घटना जिस वक्त हुई उस वक्त हमारे देश यानी हिंदुस्तान में आर्थिक रूप से मजबूत 20 देशों के मुखिया या प्रधान आप बोल सकते हैं, वो हमारे देश में मौजूद थे और उनके ऊपर आपको मालूम होगा कि 4100 करोड़ रुपए खर्चा हो रहा था उस वक्त ये घटना हुई। घटना 9 अगस्त रात की है और सुबह 10 अगस्त को इस घटने के बारे में सूचना दी जाती है। ये घटना देहरादून के रायपुर थाने के सिरवालगढ़ की है। सिरवालगढ़ थाने में एक लाश मिलती है और इस लाश की सूचना देते हैं सिरोली के यानी कि जो सिरवालगढ़ है उस एरिया के जो प्रधान यानी आप सरपंच बोल सकते हैं। तो सरपंच पुलिस को सूचना देते हैं कि यहाँ पर सिरवालगढ़ के जंगल में एक लड़की की लाश पड़ी हुई है। और जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो देखती है कि उस लड़की का जो चेहरा है बुरी तरह से जला हुआ है और उसके पास में वह जो टॉयलेट क्लीनर है वो वहां पर पड़ा हुआ है। टॉयलेट क्लीनर से ही उसके मुंह को पूरी तरह से जला दिया गया ताकि शिनाख्त ना हो सके। अब पुलिस उस डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, उस एरिया की पूरी तरह से छानबीन करती है, लेकिन कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि कातिल का पता नहीं चल पा रहा था। जब कातिल का पता नहीं चल पाता है तो आसपास देखते हैं कि कोई सीसीटीवी फुटेज तो नहीं है। सीसीटीवी फुटेज भी देखते हैं तो आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज ही नहीं था उस जंगल में। पता कैसे लगाएं कि किसने कत्ल किया है। लेकिन जैसे बहुत दूर जहां पर ये लाश पड़ी हुई थी, बहुत दूर वहां पर जैसे एंटर होते हैं और जब एग्जिट होते हैं तो बहुत दूर दूर तक 2 कैमरे लगे हुए थे, जहां पर सड़क के पास ही थे, जिसमें यह समझ में आ रहा था कि आने वाली एंटर होने वाली गाड़ी और एग्जिट होने वाली गाड़ी दिख रही थी, लेकिन बीच में कोई कैमरा नहीं था। तो पुलिस उन सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश करती है, देखती है तो उसमें पता चलता है कि 240 गाड़ियां उस रात में आई थी, लेकिन उससे पहले भी कई सारी गाड़ियां आई थी, क्योंकि 5 बजे से लेके वो 11 बजे तक के जो सीसीटीवी फुटेज है वो खंगालते हैं। तो 5 बजे से लेकर यानी 9 अगस्त के 5 बजे से लेके रात 11 बजे तक वो देखते हैं तो एक भी उनको ऐसी गाड़ी नहीं दिखती है जिसमें ये लगे कि ये संदिग्ध है। अब कत्ल भी नहीं हुआ 5 बजे से लेके 11 बजे के बीच में। उसके बाद में वो देखते हैं कि अब देखते हैं 11 बजे से लेके तो सुबह 5 बजे तक कितनी गाड़ियां आई है। अब जब रात को 11 बजे से लेके सुबह 5 बजे तक ये वो गाड़ियां देखते हैं तो 240 गाड़ियां उसमें दिखाई देती हैं। 240 गाड़ियों में भी वो ये चेक करते हैं कि अब इसमें संदिग्ध कौन कौन सी है। अब जब संदिग्ध वो शॉर्टलिस्ट करते हैं तो 18 गाड़ियां उसमें शॉर्टलिस्ट की जाती हैं। पुलिस वाले उन सीसीटीवी फुटेज को 18 गाड़ियों को शॉर्टलिस्ट करते हैं। उसमें भी ये सिर्फ संदिग्ध थी, पता नहीं चल पा रहा था कि कौन सी गाड़ी है जिस गाड़ी वाले ने ये कत्ल किया है। लेकिन सभी गाड़ियों का वो जैसे इंटर होती है और एग्जिट होती है, सभी गाड़ियों का वो टाइमिंग नोट करते हैं कि कितनी देर में ये गाड़ी आती है। जब टाइमिंग नोट करते हैं तो पता चलता है कि 17 गाड़ियों का जो टाइमिंग है वो 4-5 मिनट के अंदर वो बाहर निकल जा रही है, लेकिन एक गाड़ी उसमें उनको लगती है कि 42 मिनट उस गाड़ी ने उस जंगल में ये वो कहीं भी रुकी, लेकिन 42 मिनट ने उसका टाइम लिया। उसके बाद में वो एग्जिट हुई। उसके बाद भी उसमें एक नंबर था, नंबर गाड़ी का लिखा हुआ था। उसके बाद में उस गाड़ी के ऊपर ये लिखा हुआ था कि आर्मी। बस फिर भी पुलिस वाले ये नहीं पता कर पा रहे थे कि ये गाड़ी किसकी है, क्योंकि वो प्रॉपर दिख नहीं रहा था, सिर्फ आर्मी लिखा हुआ था।
अब उस डेड बॉडी के पास जो जो चीजें वहां पर पड़ी हुई मिली, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज से तो पकड़ में नहीं आया, तो वो देखते हैं कि इस लड़की ने जो ड्रेस पहनी हुई है ये कौन सी ड्रेस पहनी हुई, क्योंकि उसकी बॉडी को नहीं जलाया गया था, उसके सिर्फ चेहरे को जलाया गया था। उस लड़की का जो ड्रेस है वो देखने में, क्योंकि लड़की देखने में ये लग रही थी कि वो हमारे देश की नहीं है, यानी कि इंडियन नहीं है वो, और इंडियन नहीं है वो, ऐसा लग रहा था कि वो आउट ऑफ स्टेट की कहीं की भी है। तो ये भी नहीं समझ में आ रहा था कि वो लड़की कहाँ की है। तो वो जो लड़की ड्रेस पहन रखी थी, उस ड्रेस, वो जो ड्रेस थी वो नई थी, यानी 1-2 दिनों के भीतर ही वो खरीदी गई थी, तो बिल्कुल नई थी वो ड्रेस जो उस लड़की ने पहन रखी थी। उस ड्रेस में एक बारकोड था। आप सोचिए कि कातिल कितना भी बचने की कोशिश करे लेकिन पकड़ा जरूर जाता है। तो उसमें एक बारकोड था, उस बारकोड को पुलिस स्कैन करती है, पता करती है कि ये कहाँ से खरीदी गई है ड्रेस। अब ये पता चलता है कि ये देहरादून से ही खरीदी गई है। देहरादून की उन दुकानों पर जहाँ पर ये इस तरह की जो ड्रेस हैं, वो ड्रेस कहाँ पर मिलती है, तो वो ड्रेस के बारे में पता किया जाता है तो एक शोरूम पर मिलता है। उस शोरूम पर जब पता किया जाता है तो पूछते हैं कि ये ड्रेस किसने खरीदी है इस टाइप की, तो बताते हैं कि 8 ऐसी ड्रेस है जो पिछले 8 दिनों में इस तरह की खरीदी गई है, लेकिन वो कौन है। जब बारकोड से पता चलता है कि ये किसने खरीदी है ये पता नहीं चल पा रहा था, क्योंकि एक ही तरह की ड्रेस थी, अब पहचानना मुश्किल था। लेकिन वो देखते हैं कि वो जो शोरूम था उसके आसपास 8 दिनों में वो जो गाड़ी है वहां पर आर्मी लिखी हुई है, क्या वो गाड़ी यहाँ पर आ रही है। जब ये पता किया कि जो आर्मी लिखी हुई है, क्योंकि वहां पे तो सीसीटीवी, मार्केट में सीसीटीवी फुटेज, आपको सीसीटीवी कैमरे लगे रहते हैं, तो पुलिस वाले ने ये पता किया, करने की कोशिश की कि वहां पर जो आर्मी लिखा हुआ है क्या वो गाड़ी यहाँ पर आई है। अब उस गाड़ी के बारे में पुलिस वाले जब छानबीन करने लगे तो पता चला कि हाँ, एक गाड़ी यहाँ पर आई है और ये वही गाड़ी है। देखने में लग रहा है कि उस गाड़ी में से जो लड़की उतर रही है ये सेम उसी के जैसी है जो जिसकी बॉडी है, सेम उसके जैसी लड़की लग रही है, लेकिन उसके साथ में एक शख्स भी है। उसके बारे में जब पता किया गया, क्योंकि वहां पर नंबर सही नहीं दिख रहा था, यहाँ पर नंबर उनको क्लियर दिखाई दिया, तो देखा कि उस गाड़ी में भी आर्मी लिखा हुआ है। 42 मिनट का टाइम उसी गाड़ी ने लिया है। तो जो बाकी की जो 17 गाड़ियां उन्होंने शॉर्टलिस्ट की थी उन गाड़ियों को छोड़ दिया जाता है, सिर्फ इसी गाड़ी के बारे में वो पता करते हैं। जब उस गाड़ी के नंबर से जब मालिक का पता करने की पुलिस कोशिश करती है तो उसके मालिक का नाम था रामेंदु उपाध्याय। अब रामेंदु उपाध्याय के बारे में जब पता करते हैं तो उसमें एक नंबर भी दिया हुआ था, फोन नंबर भी। उस फोन नंबर पे जब पुलिस कॉल करती है तो वो नंबर बंद आता है, स्विच ऑफ आता है। जब स्विच ऑफ आता है, रामेंदु उपाध्याय के बारे में पता करते हैं तो ये पता किया जाता है कि ये है कौन शख्स, तो पता चलता है कि ये तो सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है। अब मामला आर्मी से जुड़ा हुआ था तो पुलिस वाले भी फूंक फूंक कर कदम रखने लगे, क्योंकि पुलिस के जो आला अफसर थे उन्होंने कहा कि डायरेक्ट किसी को नहीं बोल सकते कि यही शख्स है जिसने कत्ल किया है, क्योंकि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर है, ऊंचे पद पर आसीन है, डायरेक्ट ऐसे ही अरेस्ट नहीं कर सकते। आला अफसर ने कहा कि और सबूत जुटाओ, भाई हो सकता है उनकी गाड़ी कोई लेकर गया हो या किसी ने इस्तेमाल की हो, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में जहां से ड्रेस खरीदी है उसमें लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ही उस लड़की के साथ मौजूद थे। जब पुलिस वाले लेफ्टिनेंट कर्नल साहब के घर पहुंचे तो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को बिठाया, उनसे बातचीत की। उन्होंने लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ने पुलिस वाले का आदर सत्कार किया। पुलिस वाले ने कहा कि आपकी जो गाड़ी है उसकी हमें जांच करना है। अब लेफ्टिनेंट कर्नल साहब ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में थे, उन्होंने कहा कि भाई चेक कर लीजिए गाड़ी का क्या है। बोले हमें शक है कि आपकी गाड़ी से कुछ हुआ है। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब बहुत ज़्यादा और कॉन्फिडेंस में थे, क्योंकि उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जो जो किया था आपको कहानी में समझ में आएगा। तो उनकी जो गाड़ी है उसको खोला जाता है। अब जैसे ही
पुलिस वाले उस गाड़ी को खोलते हैं, देखते हैं तो उसमें कुछ ब्लड के निशान, मतलब खून के जो छींटे थे उसमें मौजूद थे। अब उनकी गाड़ी को लेकर जाया जाता है, फोरेंसिक जांच की जाती है। उसमें जितने भी फोरेंसिक जांच होती है उसमें ये समझ में आ जाता है कि कत्ल जिसने भी किया है वो इसी गाड़ी को लेकर गया है। सारी चीज़ें साबित हो रही है। उसके बाद में लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को, जब पुलिस वाले जो आला अफसर हैं पुलिस के उत्तराखंड के, वो कहते हैं कि आप लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से पूछताछ कर लीजिए। जब पूछताछ करते हैं तो थाने उनको लेकर जाया जाता है, वहाँ पर पूछताछ करते हैं। 1 घंटे के अंदर लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उनका जो जुर्म है वो कबूल कर लेते हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने ही ये कत्ल किया है। अब जब कत्ल उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद में उनके पास में जो भी पुलिस वालों ने जो भी जानकारियां जुटाई थी, वो जानकारियां इंडियन आर्मी के ऊपर के जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब से जितने भी जो ऊपर अधिकारी थे उनको वो जानकारी भेजी जाती है कि आपके लेफ्टिनेंट कर्नल को अरेस्ट किया है और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया है। अब उनसे पूछताछ की जाएगी। अब सेना को भी इस बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है पुलिस वालों को, क्योंकि मामला आर्मी से जुड़ा हुआ है। अब पुलिस वाले पूछताछ करते हैं तो जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब है रामेंदु उपाध्याय, वो फिर एक कहानी बताते हैं पुलिस वालों को। वो कहते हैं कि साल 2020-21 में उनकी पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में पोस्टिंग थी। उनकी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर उनकी पोस्टिंग थी। अब उनकी शादी हो चुकी थी, उनके बीवी और एक बच्चा छोटा, वो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, तो वो घर पे ही थे। लेफ्टिनेंट कर्नल साहब सिलीगुड़ी में पोस्टिंग हुई, वहीं पर रहते थे। सिलीगुड़ी में ये एक दिन गए एक बार में, क्योंकि इनको थोड़ा सा शराब पीने का, बियर पीने का शौक था, तो ये चले गए एक बार में। वहाँ पर बार में देखा कि एक बार डांसर है और बहुत खूबसूरत है, देखने में लग रही थी कि बहुत खूबसूरत है। पहली नज़र में ही लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को वो जो बार डांसर थी वो पसंद आ जाती है। उसका नाम था श्रेया शर्मा उर्फ सुमित्रा। ये लड़की नेपाल की रहने वाली थी और ये हिंदुस्तान में रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल में जाती है। वहाँ पर एक बार डांसर में उसको नौकरी मिल जाती है, बार डांस में एक नौकरी मिल जाती है और वहाँ पर ये डांसर बन जाती है और अपना काम करती है और पेट पालन करती है। उसी वक्त जो सेना में जो लेफ्टिनेंट कर्नल साहब हैं रामेंदु उपाध्याय, वो जाते हैं, इनकी मुलाकात होती है, ये नंबर एक्सचेंज करते हैं और दोनों में पहले दोस्ती होती है। दोस्ती होने के बाद में रामेंदु उपाध्याय को बार डांसर इतनी ज़्यादा भा जाती है कि ये सिलीगुड़ी में ही एक पति पत्नी की तरह रहने लगते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा इस स्टोरी को। सिलीगुड़ी में श्रेया के साथ में रामेंदु उपाध्याय, जिनकी उम्र 42 साल है, ये रहने लग जाते हैं पति पत्नी की तरह। लेकिन साल 2022 में रामेंदु उपाध्याय साहब का जो ट्रांसफ़र है वो हो जाता है देहरादून में। जब देहरादून में देहरादून का जो क्लेमेंट एरिया है वहाँ पर इनकी पोस्टिंग हो जाती है। तो ये क्या करते हैं कि वो जो सिलीगुड़ी में उनकी दोस्त जिनके साथ में उनको वो पति पत्नी की तरह रह रहे थे, तो वो सिलीगुड़ी में ही थी, लेकिन ये सपरिवार देहरादून में आ जाते हैं और देहरादून में ये पंडितवाड़ी में रहने लगते हैं। वहाँ पर इनको, क्योंकि सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल है, तो उनको गवर्नमेंट की जो भी सुविधा है वो सारी मिलती ही है। तो ये इनके बच्चे को और पत्नी को लेकर देहरादून आ जाते हैं। अब वो जो श्रेया, जिसको पत्नी बनाकर कर्नल साहब ने रखा, वो उसको भी ये बुला लेते हैं देहरादून में। तो कुछ दिनों तक तो कर्नल साहब होटलों में रखते हैं, उसके बाद में फिर ये वापस सिलीगुड़ी भेज देते हैं। फिर उसी श्रेया को फिर से बुला लेते हैं। तो देहरादून में ये एक किराए से फ्लैट लेते हैं। फ्लैट श्रेया अकेली रहती है वहाँ पर
और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब उस फ्लैट में आया जाया करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक परेशानी थी कि श्रेया को खाना बनाना नहीं आता था, तो श्रेया होटल से ही खाना मंगवाती थी और कर्नल साहब से शराब भी मंगवाती थी। जब भी कर्नल साहब आते थे तो कर्नल साहब से वो खाना भी बनवाती थी, क्योंकि उसको खाना बनाना नहीं आता था। अब ये सब चीजें भी सह रहे थे कर्नल साहब, क्योंकि सिलीगुड़ी में उन्होंने पत्नी बना के रखा है, ये सारी चीजें वो सह रहे थे। लेकिन श्रेया पत्नी का दर्जा मांग रही थी, क्यों श्रेया को पत्नी बनाया जाए। वो ये बोल रही थी कि उसको रामेंदु उपाध्याय पत्नी का दर्जा दे। अब ये इन्होंने वादा भी यही किया था, जब सिलीगुड़ी में पति पत्नी की तरह रह रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वो पत्नी बनाएंगे उसको, श्रेया को। लेकिन यहाँ पर वो जो वादा था वो पूरा नहीं कर रहे थे। अब ऐसे में रामेंदु उपाध्याय की जो पत्नी है, जब ये घर से गायब रहने लगे घंटों घंटों और कभी कभी ये रात में आते नहीं थे घर पे, तो शक होने लगा रामेंदु उपाध्याय की पत्नी को कि ये जाते कहाँ हैं। जब शक पूरी तरह से रामेंदु उपाध्याय की पत्नी का सच में बदल गया, तो वो एक दिन जहाँ पर श्रेया जिस फ्लैट में रह रही थी वहाँ पर पहुँच गई। वहाँ पर देखा तो कर्नल साहब भी मौजूद थे, श्रेया भी मौजूद थी। वहाँ पर श्रेया से झगड़ा होता है। अब श्रेया से जब झगड़ा होता है तो फिर रामेंदु उपाध्याय की जो बीवी है, पत्नी है, वो उनके मकान पंडितवाड़ी में आ जाती है। जब पंडितवाड़ी में ये आ जाती हैं तो कर्नल साहब एक तरह से फंस गए कि अब क्या किया जाए। अब पत्नी को भी नहीं छोड़ सकते और श्रेया को रास्ते से कैसे हटाया जाए। पत्नी इसको बना नहीं सकते, क्योंकि वो पहली वाली बीवी पत्नी बनाने नहीं देगी। अब पूरी तरह से फंस गए कर्नल साहब। तो इन्होंने एक प्लान बनाया कि किसी तरह से श्रेया को रास्ते से हटाया जाए। अब ये रास्ते से हटाने का इन्होंने प्लान तो बना लिया, लेकिन श्रेया की जो इच्छा थी वो भी पूर्ण करनी थी। तो ये कुछ दिन पहले, यानी कि 5-6 अगस्त को ये एक शोरूम में जाते हैं। वो कहती है कि मुझे ड्रेस चाहिए, तो ड्रेस दिलवाने के लिए जाते हैं। ये वही ड्रेस दिलवाते हैं जो कि कत्ल करते वक्त वो पहन रखी थी। अब ये 9 अगस्त के दिन 5-6 बजे के करीब श्रेया को कहते हैं कि चलो आज एंजॉय करते हैं। तो श्रेया को लेकर जाते हैं रायपुर के ही, देहरादून का जो रायपुर है उसके एक बियर बार में लेकर जाते हैं। वहाँ पर श्रेया को बियर पिलाया जाता है। अब जब श्रेया को बियर पिलाया जाता है तो कर्नल साहब तो कम दारू पीते हैं, यानी कम ये बियर पीते हैं और श्रेया को ज़्यादा देते हैं। जब श्रेया बहुत ज़्यादा शराब के नशे में हो गई, बियर इसने पी ली, तो कर्नल साहब कहते हैं कि चलो आज हम लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। जब लॉन्ग ड्राइव पर कर्नल साहब लेकर जाते हैं, श्रेया भी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि वो शराब के नशे में ज़्यादा हो गई थी। तो ये उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ पर जो सिरवालगढ़ है, वहाँ उसी जंगल में ये लेकर जाते हैं। वहाँ पर उस जंगल में ले जाने के बाद में ये गाड़ी को रोक देते हैं। जब गाड़ी रोकते हैं तो श्रेया इनको एक तरह से इनसे प्यार मोहब्बत की बातें करती है, कुछ पर्सनल बातें होती है। उस वक्त श्रेया बोलती है कि वो कुछ करने के लिए बोल रही थी। आप समझ जाइए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो प्लान बना के कुछ और तरीके से ही आए थे उस दिन कर्नल साहब। वो उसी जंगल में पीछे से, क्योंकि श्रेया शराब के नशे में, पीछे से गाड़ी में ही एक हथौड़ा रखकर लेकर गए थे। उस हथौड़े से पीछे से कर्नल साहब एक हथौड़ा मारते हैं श्रेया के ऊपर और श्रेया गिर जाती है। जब श्रेया गिर जाती है तो फिर 2-4 हथौड़े और मारते हैं। वैसे एक ही हथौड़े में उसका काम हो गया था, लेकिन 2-4 हथौड़े और मारे जाते हैं। पूरी जो गाड़ी होती है वो ब्लड से सन जाती है। उसके बाद में उसको गाड़ी से बाहर निकालते हैं कर्नल साहब, और ये बात हो जाती है रात को 2 बजे के आसपास, 2 से 3 बजे के आसपास ये घटना ये लेकर जाते हैं सिरवालगढ़ के जंगल में। अब जब वो उनको लग जाता है कि हाँ ये पूरी तरह से अब मर गई है, तो फिर उस बॉडी को वो बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद में उसके ऊपर टॉयलेट क्लीनर वो लेकर गए थे, उसके पूरे चेहरे पर वो टॉयलेट क्लीनर डालते हैं और
पूरी तरह से उनको लग जाता है कि हाँ अब ये पहचान में नहीं आएगी, और उस हथौड़े को भी वो उसी जंगल में फेंक कर आ जाते हैं। और फिर इनको ये सारी प्रक्रिया करने में 42 मिनट का वक्त लग जाता है, क्योंकि एंटर इनकी गाड़ी हुई थी 42 मिनट पहले और एग्जिट हुई, तो ये जो वक्त है इनको 42 मिनट लग जाते हैं। उसके बाद में कर्नल साहब जाते हैं, गाड़ी को धोते हैं खुद ही, और उनका जो क्लेमेंट अपार्टमेंट जहाँ पर वो रह रहे थे वहाँ पर पंडितवाड़ी में वो गाड़ी को रख देते हैं, घर पे जाके सो जाते हैं। अब ये सारी चीज़ें कर्नल साहब ने एक्सेप्ट कर ली है। अब क्योंकि मामला आर्मी से जुड़ा हुआ है, आर्मी के बड़े अफसर हैं, तो पुलिस वाले सारी चीज़ें जितने भी उन्होंने प्रूफ इकट्ठा किए हैं वो आर्मी के जो बड़े अधिकारी हैं उनको भेज दी है। और आर्मी के अधिकारी ने भी ये कहा है कि हम भी एक्शन लेंगे रामेंदु उपाध्याय के ऊपर, और वो भी जब एक्शन लेंगे तो आप मान लीजिए कि कर्नल साहब उम्र कैद के लिए अंदर हो गए, लगभग उनको आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अभी जो भी सामने आएगा, क्योंकि उन्होंने अब जुर्म तो एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन कर्नल साहब ने ये सब चीज़ें की, उनको ये नहीं पता था कि आज के ज़माने में उनकी मोबाइल लोकेशन भी ट्रेस की गई थी, उसमें भी उनको पता किया गया, क्योंकि जो नंबर इन्होंने बंद कर रखा था इनका दूसरा नंबर लगाया गया वो चालू था। उस नंबर को पुलिस वालों ने जब देखा तो वो उसी लोकेशन यानी सिरवालगढ़ के जंगल में वो पाया गया था। तो कर्नल साहब को ये नहीं समझ में आया कि मोबाइल के लोकेशन से भी वो पकड़े जाएंगे, सीसीटीवी फुटेज से भी पकड़े जाएंगे, और ये सेना में बड़े ऑफिसर थे। कत्ल करते वक्त कोई भी कातिल ये नहीं सोचता है, क्योंकि उसके ऊपर एक तरह से वो भूत सवार हो जाता है कत्ल करने का, वो सबूत मिटाने के चक्कर में जितनी भी चीज़ें वो कर देता है। लेकिन क्राइम करने वाला कितना भी शातिर क्यों ना हो, पकड़ा जरूर जाता है। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। खुश रहिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। अगर आपके घर में आपके दादा दादी हो तो 24 घंटे में 1 घंटा आप उनके पास जरूर बैठिए, क्योंकि वो जो आपको नॉलेज दे सकते हैं, वो जो आपको संस्कार दे सकते हैं, दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी, कोई भी स्कूल कॉलेज वैसे संस्कार नहीं दे सकता जैसे कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग दे सकते हैं। तो आप उनके पास आप जरूर बैठिए, खुश रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।